हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैक्सिमम सवाल जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से लिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन बजट से भी है, पर्यावरण से भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो है कुछ समय दिया जाएगा आंसर करने का और तब आपको आंसर बताया जाएगा। आप साथ ही साथ कोशिश कीजिए आंसर करने का। पहला क्वेश्चन जो है, किसके समय दिल्ली दरबार नहीं लगा था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग टू और लॉर्ड हार्डिंग वन। फटाफट अपना आंसर मार्क कर लीजिए। अब देखिए, भारत में जब भी ब्रिटेन से कोई महारानी या कोई ऊंचे पद के जो लोग आते थे तो यहां पे जो है दिल्ली दरबार सजाया जाता था। तो ये 3 बार हुआ है। लॉर्ड लिटन के समय पे पहली बार हुआ था 1877 में, लॉर्ड कर्जन के समय पे 1903 में, और फिर जो कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट हुआ था 1911 में, वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग टू के समय पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग वन। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरेंट कमीशन जिसको बनाया गया था भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा है वो तय करने के लिए, ये किस वाइसरॉय के समय हुआ था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन टू या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन। और आप जानते हैं लैंड का मतलब जमीन होता है, तो आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश टाइम पे जो है अलग अलग कमीशन बने थे अलग अलग मैटर के लिए, तो आपको मैच करना है। जो रेले कमीशन है उसका संबंध किस सब्जेक्ट से है, जो फ्रेजर कमीशन है उसका संबंध किससे है, जो स्ट्रेचे कमीशन है इसका संबंध किससे है, और जो बटलर कमीशन है इसका संबंध किससे है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अपना आंसर कीजिए। तो रेले कमीशन जो है इसका संबंध जो है यूनिवर्सिटी से है, जो फ्रेजर कमीशन है ये पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है, जो स्ट्रेच कमीशन है ये लिटन के समय पे बना था, जो सुखाड़ पड़ गया था तो ये फैमिन से संबंधित है, और जो बटलर कमीशन है ये जो ब्रिटिश है और जो राजघराने हैं प्रिंसली स्टेट्स उनके संबंध के मतलब रिलेटेड है। तो रेले कमीशन आपका हो गया किस चीज से संबंधित, यूनिवर्सिटी कैसे अच्छा परफॉर्म करे। फ्रेजर कमीशन पुलिस रिफॉर्म से है, स्ट्रेच कमीशन जो है ये आपका सुखाड़ से फैमिन से संबंधित है, बटलर कमीशन जो है ये प्रिंसली स्टेट से है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपको सही क्रम में सजाना है। यहां पे आपको दिया हुआ है क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन और वेबल प्लान। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा अगस्त ऑफर जो कि 1940 में हुआ था, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में, उसके बाद आपका 1945 में वेबल प्लान, और फाइनली जो है कैबिनेट मिशन। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये जो भी 4 टर्म आपको दिख रहे हैं इन सबको आप डिटेल में पढ़िए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा पॉइंट सही नहीं है, या क्रिप्स मिशन के पॉइंट में कौन सा पॉइंट सही नहीं है। इसलिए इन सबको जो है डिटेल में देखना जरूरी है। ऐसे आपको बता दें, जैसे एक तो बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मिशन फेल हुआ था, तो आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, तो वहां पे जवाब हो जाता है क्रिप्स मिशन। साथ ही साथ क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जो अंग्रेज सरकार है वो भारतीयों को स्वराज देने को कब तैयार हुई थी, तो वो जवाब हो जाता है अगस्त ऑफर। फिर एक सवाल बनता है कि जो संविधान सभा है उसमें सदस्य कैसे आएंगे, ये कहां निर्धारित हुआ था, तो ये 1946 कैबिनेट मिशन में निर्धारित हुआ था। और फिर आपका तो है एक वेबल प्लान है, तो यहाँ पे जो अरेंज करना है, फर्स्ट में अगस्त ऑफर, सेकेंड में क्रिप्स मिशन, थर्ड में वेबल प्लान और फोर्थ में जो है कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन ये भी जो है काफी गुगली है, इसमें काफी लोग गलत करते हैं। जो दिवाली घोषणा पत्र है ये किस वाइसरॉय के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन आपके लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड हार्डिंग वन। आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। और ये दोस्तों जो है लाया गया था 1929 में, किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और ये मतलब झूठा घोषणा पत्र था, ठीक है। इरविन जो है भारतीयों का थोड़ा सपोर्ट चाहते थे, तो ये बोले थे कि हम जो है आपको क्या देंगे, आपको जो है स्वराज देंगे। और दोस्तों स्वराज और पूर्ण स्वराज में जो है वो काफी डिफरेंस होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो है लाल बाल पाल, उनके दबाव पे 1906 में कांग्रेस का डिमांड क्या था? स्वराज का मतलब
हम अपना कंट्री को रूल करेंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फैसला है वो हमको ब्रिटिश से पूछ के लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्वराज। यही कंटिन्यू रहा होम रूल लीग में भी। लेकिन जब क्रांतिकारी लोग आए तो ये जो है डिमांड शिफ्ट हो गया क्या, पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो अभी हम प्रस्तावना में देखते हैं ना, संप्रभुता, कि ना ही हम अपने देश के अंदर के मैटर के लिए और ना ही देश के बाहर के मैटर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बात कर सकते हैं कि जब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो कुछ कंट्री हम लोग को ब्लेम कर रहे थे, तो हमने उन्हें कहा कि देखिए हमारे देश का निजी मामला है। उसी तरह अभी जो है यूक्रेन रशिया को जो युद्ध चल रहा था तो बहुत सा देश जो है हम पे दबाव डाल रहे थे कि आप रशिया के विरुद्ध जो है वोटिंग कीजिए, लेकिन रशिया हमारा हर मौसम का साथी रहा है। हालांकि जहां उसने गलती की हमने उन्हें जो है सुनाया भी है, लेकिन चूंकि वो हर मौसम का साथी है तो यूएस नहीं डिसाइड कर सकता है कि रशिया के साथ हमें व्यापार करना है या नहीं करना है। तो वो होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, जहां आपके पास संप्रभुता है। ठीक है, तो संप्रभुता का डिमांड कब किया गया था, कांग्रेस के द्वारा। ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है पोर्टुगीज गवर्नर से है। किस गवर्नर ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि जिसका पानी पे कंट्रोल रहेगा वही जो है जमीन पे भी कंट्रोल करेगा, इसकी शुरुआत की थी? तो इसका आपका ऑप्शन है डुप्लेक्स, अल्मीडा, हेस्टिंग, डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे, अल्मीडा। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 3 गवर्नर है काफी इंपॉर्टेंट है, और जो है अल्मीडा फर्स्ट हो गए जिन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। जो दूसरे हैं अल्बुकर्क, इन्होंने जो है बीजापुर के जो है सुल्तान से गोवा को जो है अपने कब्जे में लिया था, और जो नीना डू कुना है उन्होंने जो है राजधानी पुर्तगालियों की वो कोचीन से जो है शिफ्ट करके गोवा में जो है ट्रांसफर की। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ब्रिटिशर्स की अलग अलग नीति है, जैसे कि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, डलहौजी लेके आए थे। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, तो ऐसे डुप्लेक्स का था, लेकिन वो और ज्यादा फेमस किसके टाइम पे हुआ, वेलेस्ली के समय पे। तो वैसे ये सवाल है कि रिंग फेंस नीति जो है ये कौन लाया था। इसमें क्या करना होता था कि जो अपने पड़ोसी जो है ना उनको मजबूत करें ताकि आपके दुश्मन जो है आप तक नहीं पहुंच पाए। तो ये जो रिंग फेंस नीति है ये कौन लेके आया था, आपके ऑप्शन है डुप्लेक्स, अल्मीडा, हेस्टिंग या डलहौजी। ठीक है, तो यहां सही जवाब हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग जो है ये रिंग फेंस पॉलिसी लेके आए थे, और डुप्लेक्स जो है ये सहायक संधि एक्चुअली में ये लाए थे, लेकिन जो पॉपुलर कब हुआ था, वेलेस्ली के समय पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो सादा अधिनियम एक्ट है 1929 का, इसमें जो गर्ल्स हैं उनका मैरिज एज क्या रखा गया था। आपके ऑप्शन है 12 साल, 13 साल, 14 साल या 15 साल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी में संशोधन करके 1978 में जो गर्ल्स हैं उनका जो मैरिजेबल एज है उसको 18 किया गया था, और जो बॉयज है उनका 21 किया गया था। तो यहां सही जवाब हो जाएगा क्या, 14 साल। जो गर्ल्स है उनका 14 साल था जब एक्चुअल एक्ट 1929 में आया था तब, और लड़कों का 18 साल था। फिर बाद में 14 से ये 18 हुआ, और जो लड़कों का 18 से 21 हुआ। अभी बात चल रही कि गर्ल्स का जो एज है मैरिज का न्यूनतम 21 किया जाए। उसके अपने प्रॉस और अपने कॉन्स हैं। यहाँ देखिए ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से है। यहाँ पे आपको जो है प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज दिया गया है, और इनके फाउंडर ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया है। आपको मैच करना है। देखिए बहुत लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रार्थना समाज है वहां पे महादेव गोविंद रानडे का नाम जोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके चलते ये फेमस हुआ था समाज। जो इसके संस्थापक है वो आत्माराम पांडुरंग है। जो सत्यशोधक समाज है ये ज्योतिबा फुले हो जाएगा। जो आर्य समाज है ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। साथ ही साथ जो ज्योतिबा फुले हैं इनको वेस्ट का गांधी का भी दर्जा दिया गया था, और इन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी गुलामगिरी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती तो आप जानते ही हैं डीएवी स्कूल से कनेक्टेड है, आर्य समाज से संबंधित है। साथ ही साथ एक फैक्ट जो बहुत लोग को नहीं पता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा हुआ था, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि लंदन में स्थापित हुआ था किस लिए, कि जो भारत में काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो सही ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो आपको बताना है कि इसका जो गठन है ये किस एक्ट से हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट 1783,
या 7081 के एक्ट से या 7084 के, सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट जो है 7083 का नहीं 7084 का है। अब आप समझ ही गए होंगे क्या आंसर होगा इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब आया था 1773। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब इलाहाबाद की संधि हो गई ना 1765 में, और उनको जो है बंगाल पे कंट्रोल मिल गया, तो वो जो है इतना ज़्यादा करप्ट हो गए कि वो 1772 आते आते जो उनका हाल खराब हो गया, वो महारानी को अप्रोच किए कि महारानी अब हमें बचाइए। तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था 1773 में। और इंडिया में क्या फॉर्मेशन हुआ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। पोस्ट क्या आया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले पोस्ट था गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट से चेंज होकर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि कौन बने वैरेन हेस्टिंग। तो ये जो क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन लंदन में हुआ था, ये कब हुआ था 1784। और ये जो भी सिस्टम है, जैसे ही आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ तो महारानी ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उन्होंने जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों का हिसाब किताब खत्म कर दिया। इंडिया में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह पे वाइसरॉय आ गए, और जो आपका ब्रिटेन में जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको हटा के काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसके हेड जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रखा गया। ठीक है, ये बदलाव आ गया। और ये लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर से है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस पे हमने अलग से 2 वीडियो बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर से देखें दोस्तों। उसी तरह जो आपका जो है भारत का विधानसभा जो है, उसको बजट पे डिस्कशन करने का अधिकार जो है वो कब दिया गया था। आपके ऑप्शन है 1861, 1892, 1908, 1911। इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती किए, उन्होंने 1861 मारा, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1892। ये स्टार्टिंग वाले जो अधिनियम है बहुत कंफ्यूजिंग है, हम लोग को जो है 6 बार 8 बार देखना होगा तभी जाके जो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों पे जो है 2 वीडियो बनाए गए हैं, नीचे जो है आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक दिए गए हैं, उनको आप जरूर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो है क्वेश्चन पॉलिटी से है। और दोस्तों जितना भी पंचायत का जो भी आर्टिकल है, जो भी इंपॉर्टेंट कमेटी है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि जो राज्य वित्त आयोग है यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका जो मेंशन है जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 243E, आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243K, आर्टिकल 243D। और जो है बहुत दुख की बात है कि झारखंड सरकार ने बहुत लंबे समय से जो है किसी को भी स्टेट फाइनेंस कमीशन के पद पर नियुक्त नहीं किया है। बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 243I। और दोस्तों मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपको पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से संबंधित आर्टिकल्स हैं वो देखना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पंचायत में आरक्षण मिलता है वो कहाँ जिक्र है, तो उसका जिक्र है आर्टिकल 243D में। उसी तरह जो 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायत को मिले हुए हैं, उसका जिक्र कहाँ पे है, तो वहाँ पे जिक्र जो है 243G में है। तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है 2022 में जो है झारखंड में तीसरा जो है आपका पंचायत का चुनाव हुआ, तो ये जो राज्य चुनाव आयोग है इसका जिक्र किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 243E, आर्टिकल 243I, 243K या 243D। DK तिवारी जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, कहाँ के, झारखंड के। हर राज्य का अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या 243K। अगला क्वेश्चन जो है इंडियन हाई कमीशन यानी कि भारतीय उच्च आयोग का जो फॉर्मेशन है ये कब हुआ था। 1905, 1909, 1911, 1919। मैंने जो आपको बातें बताई कि जो आपका अधिनियम सब है, रेगुलेटिंग हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जितना भी है, चार्टर एक्ट है, ये सब जो है आपको एकदम अच्छे से देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और एक बहुत अच्छी समझ भी तैयार होती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो आपका सेंटर है वहीं पे प्रांतों का भी जो है बजट भी बनता था, लेकिन 1919 से ही जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट को पहले अलग किया गया। प्रोविंस समझ लीजिए कि स्टेट हो गया, वैसा समझ लीजिए अंग्रेज के समय पे, ठीक है। और प्लस उनका जो है बजट को भी सेपरेट किया गया।
आपका जो है द्विसदन बाइकैमरलिज्म भी जो है उस समय चालू हुआ और बहुत से बदलाव हुए। और इसी चलते जो है इसमें बोला गया था कि आपको 10 साल के बाद एक कमीशन बैठेगी जो कि ये देखेगी कि जो 1919 में बदलाव हुआ वो कितना सार्थक है, और इस वजह से जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है ये कब लाया गया, यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड कब बना। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले जो है इंडिया का डूइंग बिजनेस में जो है काफ़ी पीछे रैंक रहता था, और इसका कारण ये भी था कि भारत में बिजनेस में घुसना तो आसान है लेकिन निकलना उतना ही मुश्किल, प्लस केस पे केस। इस वजह से काफ़ी फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आती नहीं थी और आपका जो सेकेंडरी सेक्टर उसका उतना विकास नहीं हो पा रहा था। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना, जिसने भारत के सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को भी मजबूत करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो ये कोड जो है ये कब बन के तैयार हुआ था, आपका ऑप्शन है 2016, 17, 18 या 19। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 2016। क्वेश्चन नंबर 16, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके थ्रू गवर्नर को ये पावर मिलती है कि वो राज्य के जो विधायक हैं उनको जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। गवर्नर का जो पोस्ट है दोस्तों काफ़ी विवादों में रहता है। आर्टिकल 153 में जो है गवर्नर के पोस्ट का जिक्र किया गया है, और ये जो है 2 रोल प्ले करता है। एक, ये तो सेंटर का एजेंट है ही, ये देखता है कि जो राज्य सरकार है वो सही ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, और साथ ही साथ ये राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं। जैसे सेंटर पे राष्ट्रपति हुए वैसे गवर्नर साहब जो होते हैं ये मतलब राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। लेकिन जब से गठबंधन सरकार जो है बनना स्टार्ट हुआ तो एक बदलाव देखने को मिला कि जो राज्यपाल है इस पोस्ट का जो है मिसयूज होता है। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो राज्यपाल का जो ये पद है इसका फिक्स टेन्योर नहीं है। इनका पद जो है ये राष्ट्रपति के प्लेजर पे है, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं, और इसीलिए गवर्नर जो है सेंटर का बात ज़्यादा मानते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे जो सरकार सेंटर में है अगर उससे हट के सरकार राज्यों में बनी है तो गवर्नर को जो है मतलब गवर्नर उसके काम को बाधा डालते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा बताइए। आर्टिकल 201, आर्टिकल 202, आर्टिकल 213, आर्टिकल 215। 213 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, ये राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति प्रदान करता है, और इसका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 201। अब ये क्वेश्चन जो है कैग से पूछा गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अंबेडकर साहब के हिसाब से ये जो पोस्ट है ना कैग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इनका काम क्या होता है कि जो भी सरकार खर्च करती है उसमें ये देखना कि वो खर्च सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। और विनोद राय जी के टाइम पे जो 2G स्कैम का पर्दाफाश हुआ, कोल स्कैम का पर्दाफाश हुआ, उसमें कैग ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो आपको बताना है कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो कितने समय के लिए होती है, 65 साल या 5 वर्ष, जो पहले हो जाए, 7 साल या 6 वर्ष, 65 ईयर्स 6 वर्ष, 70 ईयर्स 5 वर्ष। इसमें भी काफ़ी लोग गलती कर बैठते हैं। इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, 65 साल और साथ ही साथ 6 वर्ष, 65 ईयर्स एंड या फिर जो है 6 वर्ष। इसका जवाब हो जाएगा कैग वाले का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब कोटेशन पे भी जो है हम देखते हैं क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है। तो ये कोटेशन किसका है कि हम लोग को एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। तो नेहरू जी ने यह कथन किस अधिनियम के लिए बोला था, ये अगस्त ऑफ 1940 के लिए बोला गया था, या क्रिप्स मिशन 1942 के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट अपना आंसर टिक करिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो बातें बहुत सी कही गई थी अच्छी अच्छी, लेकिन सबका जो है ना एक चेक एंड बैलेंस टाइप से था। तो इसलिए जो है नेहरू ने ये कहा था कि हम लोग को ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अब देखिए अगर कोई चीज़ उस समय पे ना होना, जैसे चेक का आप डेट दिए हैं और वो डेट क्रॉस हो जाए तो उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो जो कांग्रेस है उसका डिमांड था क्या कि हमको जो है 1929 में पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन 1 अगस्त ऑफर में सरकार कह रही है कि हम आपको जो है डोमिनियन स्टेटस यानी कि केवल स्वराज देंगे। क्रिप्स मिशन में भी ऐसा ही बात को दोहराया गया। तो इसमें पूछा गया है कि पोस्ट डेटेड चेक का इस्तेमाल गांधी जी ने किसके लिए कहा था। क्रिप्स मिशन 1942,
अगस्त ऑफ 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942 को। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत से स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार विधान परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था? तो दोस्तों स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि जो है केंद्रीकरण का प्रवृत्ति था, सेंट्रलाइजेशन का। एक ही काउंसिल जो है गवर्नर जनरल की, वो दोनों ही काम देखती थी, मतलब कार्यपालिका का भी और विधायिका का भी। तो धीरे धीरे जो है हम देखते हैं कि केंद्रीकरण से जो है विकेंद्रीकरण होने लगता है। तो आपको बताना है कि पहली बार विधान परिषद जो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1892, 1861, 1853 या 1833? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या 1853 का जो अधिनियम आया था उसमें पहली बार 6 मेंबर सदस्य वाली जो है विधान परिषद का गठन किया गया था। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्जाम का प्रावधान है वो भी 1853 से स्टार्ट हुआ। हालांकि एग्जाम जो है लंदन में होता था और 1923 में जाके जो है एग्जाम दिल्ली में होना स्टार्ट हुआ। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 21, आयुष्मान भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वाला स्कीम है। हालांकि इसमें भी काफ़ी घपला है, करप्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो है कोई भी चीज़ करप्शन से बच जाए ऐसा बहुत कम ही हो पाता है। फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आपका जो है आयुष्मान भारत जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपकी ऑप्शन है 2018, 2019, 2020, 2021। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2018। और चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ हैं जो आयुष्मान भारत का मिसयूज कर रहे थे, अब सरकार क्या की है, सरकार जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिससे सरकार ही खुद जो है वो शहरों में और गांव में और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले, ताकि ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंदर ये आता है आयुष्मान भारत, वो उसका सही तरीके से जो है इम्प्लीमेंट हो सके। भारत में स्कीम्स बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसके बाद एक ही चीज़ के लिए देखेंगे कि अलग अलग विभाग काम कर रहा है लेकिन उनमें कन्वर्जेंस नहीं है। तो अभी जो है ये बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे पोषण अभियान में बच्चों का और महिलाओं का जो है उसको जो है न्यूट्रिशन को ठीक करना है, ठिकनेपन को ठीक करना, अनीमिया ठीक करना है। तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे विमेन का जो हो गया, उसके बाद हेल्थ वाला विभाग हो गया, सैनिटेशन का हो गया, अलग अलग विभाग जो है, पंचायती डिपार्टमेंट हो गया, सब मिल के काम कर रहे हैं। तो इसी चीज़ की ज़रूरत है अभी कि जो अलग अलग स्कीम्स है उसका कन्वर्जेंस हो, जो अलग अलग विभाग हैं वो मिलजुल के काम करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 ये गूगली क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम लोग जो है 2019 टिक कर देते हैं। जल जीवन मिशन जो है दोस्तों ये 2 है। एक आपका ये ग्रामीण से स्टार्ट हुआ था कि हर घर में जो है नल को प्रोवाइड करना है, पीने का पानी मिलना चाहिए, वो स्टार्ट हुआ था 2019 में। सवाल क्या पूछा गया है कि जो शहरी जल जीवन मिशन है इसकी शुरुआत कब की हुई? 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो कि 2019 या 2020 टिक कर दिए। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये स्टार्ट हुआ था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मनरेगा स्कीम आप जानते ही हैं कि ये 100 डेज का जो है काम प्रोवाइड करता है ग्रामीण इलाके में। इसको कोविड के समय में बढ़ाया भी गया, और कोविड के टाइम पे जब करोड़ लोग जो हैं वो अपने मतलब गांव को वापस आ रहे थे, तो मनरेगा ने, गांव ने, कृषि ने जो है कोविड के इस पेंडेमिक के समय पे भारत को संभाला है। तो ये जो स्कीम है ये पूरे भारत में कब लागू हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये अधिनियम बन के तैयार हुआ था 2005 में, फिर एक्सपेरिमेंट बेसिस पे 2006 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये अप्लाई हुआ था, और बाकी पूरे जो है भारत में ये लागू हुआ था 2008 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स दोस्तों जानने ही है, केवल पीटी के लिए नहीं, मेंस के लिए भी। आगे क्वेश्चन नंबर 24, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है गठन किस कमीशन के संतुति पे, रिकमेंडेशन पे हुआ था? एचिसन कमेटी, ली कमीशन, हिल्टन कमीशन या नन? 1926 में बना था यूपीएससी दोस्तों, और इसका जो रिकमेंडेशन है वो ली कमीशन के द्वारा किया गया था। जो हिल्टन कमीशन है, यंग हिल्टन कमीशन, बहुत लोग इस क्वेश्चन में इसका टिक कर देते हैं। यंग हिल्टन कमीशन के संतुति पे क्या बनी थी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ यहाँ पे कन्वेंशन दिया गया है और आपको बताना कि किस कन्वेंशन का किससे संबंध है, और तीनों का जो है सिग्नेटरी भारत है। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक कचरे को जो है किस कन्वेंशन के अंदर बैन किया गया, ठीक है, तो ये तीनों जो है
स्टॉकहोम कन्वेंशन है, रॉटरडैम कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको पढ़ना देखना जरूरी है। प्लास्टिक कचरे को कुछ ही समय पहले जो है इस कन्वेंशन में बैन किया गया और जुलाई 2022 से बहुत से स्टेट्स में जो है सिंगल प्लास्टिक यूज को बैन कर दिया गया है। तो जो प्लास्टिक का कचरा है ये बेसल कन्वेंशन में कवर होता है। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जैसे कि डीडीटी, जो कि पर्यावरण में काफी लंबे समय तक रहते हैं और नुकसान बहुत खतरनाक करते हैं, इसको कवर करता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। और ऐसे केमिकल्स जो खतरनाक साबित हो सकते हैं तो उसके लिए आपको, अगर आप दूसरे देश में भेज रहे हैं तो आपको उस देश का मतलब कंसेंट लेना पड़ेगा कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो चीज है, इसमें ये केमिकल हानिकारक है, तो उसको बोलते हैं पीआईसी। तो ये जो है संबंधित है रॉटरडैम कन्वेंशन से। ये क्वेश्चन जो है 25, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में काउंट होता है क्योंकि जनरली ये हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, पर इसको जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो राइज हो रहा है और चूंकि भारत तीनों का जो है सिग्नेटरी है तो आपको ये चीज जानना ही जानना है। बेसल कन्वेंशन प्लास्टिक कचरा, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो जाएगा पीओपी या फिर यहाँ पे डीडीटी भी हो सकता है, रॉटरडैम कन्वेंशन पीआईसी। अब देखिए कुछ रिपोर्ट्स आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी संस्था पब्लिश करती है। तो यहाँ पे संस्था के नाम दिए गए हैं, WWF हो गया, IUCN हो गया, UNEP हो गया। रिपोर्ट में क्या है, रेड लिस्ट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है इसको टफ में काउंट कर सकते हैं। तो जो IUCN है ये जारी करता है रेड लिस्ट, ठीक है, या रेड बुक ऐसा भी आता है, जिसमें कि जो भी जीव जंतु जिनकी संख्या कम हो रही है उसके बारे में बताया जाता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है ये WWF के द्वारा पब्लिश किया जाता है और जो यूएन का संस्था है UNEP, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, वो पब्लिश करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी और अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान साहब हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आया था कि उन्होंने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया, ये कथन जो है खान साहब का था। तो उन्होंने जो है किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, कांग्रेस के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स के लिए। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था, आधे स्टूडेंट्स ने कांग्रेस टिक किया था, आधे ने जो है मुस्लिम लीग टिक किया था। तो ये जो है सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो खान साहब थे ये भी भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे और इनका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक रेड शर्ट मूवमेंट है जिससे ये संबंधित है। साथ ही साथ इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न और जो है आपका पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान दोनों ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 28, पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट किया था, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी या खान साहब। तो सही जवाब हो जाएगा क्या बताइए, ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका दादा भाई नेहरूजी। इसमें गुगली क्या हो गई थी, एक बार पूछ लिया गया था कि साइंटिफिक तरीके से जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने निकाला था। उस समय हम जानते ही नहीं थे। तो वीके राव जो है उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से जो है राष्ट्रीय आय निकाला था। क्वेश्चन नंबर 29, साथ ही साथ आप दोस्तों ये भी जानते ही होंगे कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है कि जो अंग्रेज हैं पहले जो है, आपको पता ही है कि जो है कांग्रेस में अलग अलग दल हैं, नरम दल, गरम दल, ऐसे जो है स्वतंत्रता संग्राम के थ्रू में हुए थे। स्टार्टिंग वाले जो 20 साल रूल किए थे, कौन किए थे, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी, ये सब जो है नरम दल में आते थे। तो ये लोग का मानना था क्या, ये लोग लंदन से पढ़े थे, तो ये लोग का मानना था कि बहुत अच्छा है कि अंग्रेज यहाँ पे आए। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि अच्छा तो है लेकिन ये देश को खोखला भी कर रहे हैं। तो उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था कि कैसे जो है भारत का पैसा लंदन में जा रहा है और भारत जो है सोने की चिड़िया से बस चिड़िया बन के रह जा रहा है। तो उसमें दादा भाई नेहरूजी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ पूरे एशिया से, ठीक है, पूरे एशिया से ये पहले जो है ऐसे इंसान हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। फिकी जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, इसका गठन कब हुआ था, 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1927।
क्वेश्चन नंबर 13, जो फेमस मिनेरवा मिल केस है, जिसमें कि ये बोला गया था क्या, क्योंकि हमेशा ये झगड़ा चल रहा था कि मौलिक अधिकार ऊपर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी। तो फिर मिनेरवा मिल केस 1980 में यह फैसला आया था कि दोनों जो है एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है और दोनों में बैलेंस होना काफी जरूरी है। हालांकि फंडामेंटल राइट चूंकि कोर्ट में इसके लिए हम सीधे जा सकते हैं, तो ये प्रायोरिटी पे रहता है। फर्स्ट पे आपका जो है मौलिक अधिकार है, उसके बाद दो ऐसे डीपीएसपी हैं, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C, जो कि मौलिक अधिकार 14 और 19 से भी आगे हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो है आपका 14-19 होगा और फोर्थ पे जो है डीपीएसपी आएगा। तो मान लीजिए कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में सजाने आया गया, तो आप सबसे फर्स्ट पे डालिएगा कि मौलिक अधिकार तो सर्वोच्च है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। उसके बाद जो है आपके दो डीपीएसपी आते हैं, कौन कौन से, आर्टिकल 39B, 39C। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे जो है आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और लास्ट में जो है वो आपकी डीपीएसपी, ठीक है। जब देश आजाद हुआ था ना, तो दो टाइप का अधिकार का बात किया गया। एक जो कि मतलब न्यायोचित है, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। उससे कैसा राइट मिलता है, पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल जस्टिस। और दूसरा जो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आप जितने भी स्कीम्स देखते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो मनरेगा हो या फिर जो है पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो, उसके बाद फिर महिलाओं के लिए जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, आपका जो है ये पीएम पोषण चलता है, जो मिड डे मील की स्कीम जो हो गया, उसका आंगनवाड़ी सेंटर हो गया, सारा का सारा जो स्कीम चलता है ना, वो आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो डीपीएसपी जो है ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार मुहैया कराता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो डीपीएसपी है उसको अभी का जो आप सतत विकास लक्ष्य है उससे आप जोड़ सकते हैं। हालांकि यही है कि इंडिया में स्कीम्स तो हैं, लेकिन वो जमीन पे ठीक से इंप्लीमेंट हो नहीं पाते हैं, पॉलिटिकल विल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भी थोड़ा करप्शन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है, इसको आईआईटी का दर्जा कब मिला। इसके पहले आप जान लें कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है इसको 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और फिर आपको यहां से पूछा गया कि ये आईआईटी कब बना, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है वो शैक्षणिक संस्थान पे रहेंगे, 2015, 2016, 2017, 2018। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, 2016 हो जाएगा। उसी तरह झारखंड का एक और आन बान शान है जो कि हमेशा टॉप 5 एमबीए कॉलेज में रहता है, एक्सेलराइज जमशेदपुर। ये कब बना था, 1953, 1951, 1949, 1948। क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा 1949। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा मिशनरी है जिसके द्वारा एक्सेलराइज जमशेदपुर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिम्स, ठीक है, एम्स तो अभी बनना अलग अलग स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी जहां सभी जगह से लोग पहुंचते हैं, रिम्स रांची, ये कब बना था। आपके ऑप्शन है 1960, 1965, 1970, 1972। क्या हो जाएगा सही जवाब, 1960। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें जो है आपको वायसरॉय का नाम दिया गया है, उसको करेक्ट सीक्वेंस में सजाना है। लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड मायो है। ये भी क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, बाद में जैसे जैसे कमांड होने लगता है फिर ये इजी हो जाता है। तो लॉर्ड मायो जिनका मर्डर कर दिया गया था, ये सबसे पहले, और जो है आपका जनगणना है वो भी इनके टाइम से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लॉर्ड रिपन, जिनको जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता मानते हैं। साथ ही साथ जो लिटन है, जो कि बदमाश था और उसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा के जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छपता उसको बैन करा दिया था, तो उसको हटाया था। और एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जिसमें कि एक भारतीय जज जो है वो भी यूरोपियन का मैटर देख सकता है, वो भी इनके समय पे हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय पे। तो मायो पहले हो जाएंगे, रिपन सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे आपके हो जाएंगे कर्जन, दुर्जन, और जो है कर्जन के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, और जो है इरविन लास्ट हो जाएंगे। तो मायो, रिपन, कर्जन और इरविन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, अगेन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन,
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, कृषि एवं वाणिज्य जो है, ये किस वायसरॉय के समय में ये डिपार्टमेंट बना था? तो रिपन, मायो, कर्जन, लिटन। इसमें भी जो है गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा मायो। लेकिन यहां पर होता कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तब होता कर्जन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़े टफ हैं दोस्तों, लेकिन विथ प्रैक्टिस जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे ये ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन जिसका जो है स्पेक्ट्रम और कई सारे किताब में गलत आंसर दिया है कि जो कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली की जो हाईकोर्ट है ये कब बने थे, तो आपको वहां मिलेगा 1865, लेकिन 1865 दोस्तों नहीं होगा। 1858, 1860, 1862, 1870, इसको जो है आप खुद जाके कलकत्ता हाईकोर्ट के उसमें साइट पे देखिएगा, दिया हुआ है क्या? 1862, 1862 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपने बुक में भी सही कर ले अगर वहां पे 1865 दिया है तब। भारत जो है आप देख ही रहे हैं कि कोविड के टाइम पे जो है कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया ओला में, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सब पे कितना खर्च हो रहा है। इस वजह से जो है सुक्रियान का जो मिशन है भारत ने पोस्टपोन्ड कर दिया है। आपको बताना है कब तक के लिए, 2030, 2031, 2032 या 2033। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका 2031। क्वेश्चन नंबर 38, 2023-24 के लिए आरबीआई ने महंगाई दर कितना एक्सपेक्ट किया है? 6.9, 6.7, 6.5, 5.9। तो ये पहले 6.7 था दिसंबर में, लेकिन जो अभी एमपीसी की बैठक हुई है वहां पे इसको रिड्यूस करके कर दिया गया, क्या? 6.5 कर दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो पंडित नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या नन। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जब देश आजाद हुआ था तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बैकबोन है वो टूट गया था, क्योंकि अंग्रेज ऐसे ऐसे आर्थिक नीति लाए थे जिससे भारत का बस शोषण ही हुआ था। जो 1757 में अगर हम बात करें कि विश्व में अगर 100 चीजें बनती थी तो 25% शेयर जो है भारत का होता था, वो देश के आजादी के समय घट के 2 से 3% हो गया था। 6%, 7% जो किसान हैं, 6%, 7% जो जमींदार हैं, उनके पास 60% से भी ज्यादा जो है जमीन थी, और कृषि ही जो है मेन ऑक्यूपेशन था। तो सबसे पहला संशोधन जो किया गया वो भूमि सुधार से किया गया, और इसी को आगे बढ़ाते हुए विनोबा भावे जी ने जो है वो भूदान आंदोलन चलाया, और जमींदारों से और जो लोग बहुत अमीर थे उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी कुछ जमीन जो है वो गरीबों में दान कर दें। हालांकि वो उतना सक्सेस हो नहीं पाया, क्योंकि आप जानते हैं जमींदार जो है मोस्टली बदमाशी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा? आपको पता ही है कि भारत जो है अभी लगभग 80 से 85% जो है अपना एनर्जी जो है, एनर्जी का जो भी डिमांड है, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सब जो है इंपोर्ट करता है, और भारत का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है विदेशी मुद्रा उसमें जाता है। काफी नुकसान, दिक्कत भारत को झेलना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगस्त 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये मतलब टारगेट रखा है कि भारत को जो है जब देश का 100 साल पूरा हो जाएगा आजादी का, यानी कि 2047, तब देश को जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है। और इसी को करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब से जो है मतलब बिजली को ज्यादा से ज्यादा जो है उत्पन्न कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि एक तो हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसके बाद हमारा जो विदेशी मुद्रा खर्च होता है वो भी बचे, और देश और ज्यादा उन्नति की राह पे बढ़े। ठीक है, अभी लगभग 20% लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनके पास बिजली नहीं है, सोचिए। तो इसमें बहुत लोग क्या टिक कर देते हैं, यहां बहुत लोग टिक कर देते हैं 2070, लेकिन जो 2070 है ये लक्ष्य रखा गया है कार्बन न्यूट्रल का। ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है इसका टारगेट क्या रखा गया है? 2047। अभी जो है ये नए स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजिंग और काफी टफ लग रहा होगा। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि इतना सारा फैक्ट्स है जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अपना कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर जो है कमांड बनेगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी जो है घबराने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 बजट से लिया गया है। बजट 2023-24 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है राजकोषीय घाटा।
तो ये जो है इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये दिखाता है कि मतलब गवर्नमेंट का कर्जा कितना है। अगर सवाल पूछ ले कि कौन सा चीज है जो कि सरकार के ओवरऑल बोरोइंग्स को दिखाता है, तो राजकोषीय घाटा वो चीज होता है। सरकार का रेवेन्यू कितना आ रहा है, राजस्व कितना प्राप्ति उसको हो रहा है, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल दोनों, और प्लस उसको कितना खर्च हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा उसको दिखाता है। तो आपको बताना है कि 2023-24 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया, 5.9, 6.7, 6.8, 6.9। चूंकि सरकार का जो है कोविड के समय पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए ये फिजिकल डेफिसिट भी काफी हाई हो गया था। लेकिन जैसे जैसे अब अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आ रही है, इवन कि जो है IMF के जो MD है उनको बोलना पड़ा कि इस मतलब अनसर्टेन समय पे जब सब जगह अंधेरा छाया हुआ है, तो भारत जो है एक ब्राइट स्टार के जैसा है। और इसी को हमारे वित्त मंत्री मैडम जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो है रिपीट किया था कि भारत जो है एक चमकते तारे की तरह है। तो ये बात पहले जो है 2022 में IMF के IMD, ये बहुत बड़ी बात है। तो भारत का राजकोषीय घाटा जो है 2023-24 में घट के 5.9 रहने का है। आप कमेंट करके बताइए 2022-23 में जो है राजकोषीय घाटा कितना रहा। उसके बाद अक्टूबर 2022 में डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, पहले हमको भी इनका जानकारी नहीं था, इनका डेथ हुआ। आपको बताना ये किससे संबंधित है, तेजाज जहाज से, ORS घोल जो नमक चीनी का घोल होता है, सेमीकंडक्टर से, या फिर किसी से नहीं। तो देखिए ये जो है संबंधित है ORS घोल जो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इनके द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी, या सॉल्यूशन बोलिए। दिलीप महालनोबिस, इनका अक्टूबर 2022 में डेथ हो गया। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, बजट 2023-24 में जो है 7 मेन प्रायोरिटी एरियाज रखा गया है, जिसको सप्तऋषि का नाम दिया गया है। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, युवा शक्ति, यूथ पावर, स्वच्छ भारत, या इंक्लूसिव ग्रोथ। और दोस्तों हम बहुत जल्द भारतीय बजट पे और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पे 2 सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको और भी जो है आइडिया लगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन बजट से बन सकता है, इकोनॉमिक सर्वे से बन सकता है, या फिर दोनों का एक कंबाइंड वीडियो ही ले आएंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, स्वच्छ भारत जो है इसमें नहीं है। इसमें आपका हरित ऊर्जा है, युवा शक्ति है, समावेशी विकास है, प्रधानमंत्री गति शक्ति मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया वो है, फाइनेंस को मजबूत करना है, सबका साथ सबका विकास, लास्ट मिल कनेक्टिविटी, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है। सप्तऋषि, इसको आप जरूर से देखिए दोस्तों कि क्या वो 7 चीजें हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में मतलब प्राथमिक रखा गया है इस बजट में। जैसे पिछले बजट में 4 सेक्टर था जो कि मेन थीम में था, इस बार जो है 7 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वच्छ भारत जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 16 साल के बाद भारत सरकार ने जो है इसको अप्रूवल दिया है। तो DMH-11 का संबंध क्या से है, तो जो लोग अखबार पढ़ते हैं वो तो इसको समझ पाएंगे, जो नहीं पढ़ते हैं वो मतलब कंफ्यूज में हो जाएंगे कि क्या है ये, कंफ्यूजन उनको हो जाएगा। सब मैरीन है, एंटी टैंक मिसाइल है, GM क्रॉप है या नन है। तो GM कॉटन के बाद जो है अब GM मस्टर्ड को, चूंकि आप देख ही रहे थे कि बीच में पाम ऑयल नहीं इंपोर्ट होने की वजह से काफी दिक्कत हो गया था, मतलब नहीं इंपोर्ट किया, उसका दाम इतना बढ़ गया था कि 200 रुपये या उससे भी प्लस जो है खाने का तेल का कीमत हो गया था। तो इस वजह से जो है GEAC जो कि अप्रूवल देता है, उसने जो है DMH-11 को जो है अप्रूवल दिया है। ये GM क्रॉप है मस्टर्ड ऑयल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितंबर 2022, ये तो इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया है, बजट में भी मेंशन है कि जो भारत का बेरोजगारी दर है वो घट के क्या हो गया है, 4.2%, 5.2%, 6.2%, 7.2%। इसमें जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो 4.2% टिक कर देते हैं या तो 5.2% टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा 7.2%। क्वेश्चन नंबर 46, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि जनवरी 2023 में जो है इसका डिटेलिंग आया है, तो 2030 तक जो है ये कितना आपका जो है मिलियन मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 4, 5, 6 या 10। आप दोस्तों जान ही रहे हैं कि भारत सरकार जो है अब
कोयले पे, पेट्रोलियम पे अपना डिपेंडेंसी है। केवल भारत सरकार नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए और ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो अर्थ का टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर प्रलय आ जाएगा, तो हर कंट्री जो है वो अपना रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, नई नई टेक्निक को ला रहा है। तो भारत सरकार भी जो है हाइड्रोजन मिशन, उसमें भी जो है हाइड्रोजन मिशन अलग अलग होता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये पोल्यूशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करता है। तो इसका टारगेट क्या रखा गया है? 4 मिलियन मीट्रिक टन, 5 मिलियन मीट्रिक टन, 6 मिलियन मीट्रिक टन या 10। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा 5 मिलियन मीट्रिक टन। और इससे मतलब बहुत सा जो है लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बचत होगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हैं कि एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रीन हाउस गैस है और ये क्लाइमेट चेंज परिवर्तन में बहुत अहम रोल निभाता है। साथ ही साथ जब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो है एनर्जी और इन्हेंस होगा, तो हम जो विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स रिजर्व खर्च करते हैं वो भी हमारा कम होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया ने जो है दिसंबर 2022-23 मतलब दिसंबर 2022-23 नहीं, जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 में रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंसेज, जो भारतीय बाहर काम करते हैं, जो पैसा इंडिया में भेजते हैं, चूंकि अब इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत जो है 2022-23 में कितना रेमिटेंसेज प्राप्त करने वाला है? तो भारत जो है 1 नंबर पे आ गया है दोस्तों, $100 बिलियन जो है इसको मिला है। और सेकंड पे है, ध्यान रखिएगा, चाइना नहीं है, मैक्सिको है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दिसंबर 2022 में भारत का विदेशी मुद्रा जो है वो कितना था, तो ये $563 बिलियन था। इकोनॉमिक सर्वे से जो है क्वेश्चन दोस्तों बनता ही बनता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके जो है डेटा को देखना ही देखना है। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 48, दिसंबर 2022 तक भारत जो है अपना कितना ऊर्जा प्रोड्यूस करता है? किससे? नवीकरणीय ऊर्जा से। ठीक है, 32%, 42%, 52%, 62%। तो ये क्वेश्चन और इसका जो आंसर है दोस्तों ये बनाया गया है PIB से, जो गवर्नमेंट का साइट है वहां पे, क्योंकि आपको अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42%। और भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका 50% हम जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ये सब मिला के जो है, और हाइड्रो एनर्जी सबसे मिला के करेंगे। यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा जो है उससे कितना उत्पादन होगा? 50%। देखिए दोस्तों, जो कोप 26 की बैठक हुई थी ग्लासगो में, वहां पे इंडिया ने अपने टारगेट को वापस से नया सेट किया था। इंडिया ने ये कहा कि हम जो है अपना जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो उत्सर्जन है उसको 2030 तक कितना कम करेंगे? 45%। पहले कितना था? 33 से 35%। दूसरा जो है हम नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट रखे थे 40%, उसको बढ़ा के कितना किया गया? 50%। तो ये सब जो है बदलाव किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर तो हमने खुद दे दिया है कि भारत ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। तो जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, वो भारत को चाह रहे थे 2050 करने के लिए, लेकिन इंडिया ने कहा कि सर अभी तो बहुत विकास होना बाकी है, हमको समय लगेगा। तो जो कार्बन न्यूट्रल है हम 2070 तक होंगे, 2070 तक। एनर्जी इंडिपेंडेंट, ऊर्जा स्वतंत्रता कब तक? 2047 तक। ठीक है। बाकी पेरिस जलवायु समझौता जो है इसका टारगेट ईयर 2030 तक। और भारत जो है किस वर्ष गगनयान, अब मैंने बताया ही कि कोविड आने की वजह से क्या हुआ कि जो एक्सपेंडिचर अलग अलग सेक्टर में होना था, डिफेंस में, स्पेस में और बाकी जगह, वो सबको डाइवर्ट करना पड़ा वैक्सीन के डेवलपमेंट में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। बाकी जो चीजें अहम थी, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, MSME सेक्टर, ये सब पे करना पड़ा। तो जो भी ऐसा स्पेस वाला जो प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन किया गया है। हमने इसके पहले देखा कि जो शुक्रयान मिशन है, वीनस मिशन, उसको पोस्टपोन किया गया 2031 तक। और जो गगनयान मिशन है इसको बोला गया कि 2024 लास्ट तक हम जो इसको भेजेंगे। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, उसके डिस्कशन जो है काफ़ी पसंद आए होंगे। और इसी तरह हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन लेके आएंगे दोस्तों। और अब चूंकि फरवरी स्टार्ट हो गया है तो सबको जो है अब फुल फॉर्म में आने का ज़रूरत है, क्योंकि इस पर आपको पता ही है कि मेंस कट ऑफ देखने के बाद
अब जो पीटी का कट ऑफ है वो भी बहुत हाई जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों एकदम अच्छे से जो है जम के तैयारी करनी है और मेहनत होगी तो जीत होगी होगी दोस्तों। ऑल द बेस्ट यारों।